हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं गुजरात के वलसाड़ और वापी ज़िले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के लिए कट ऑफ क्या है, किस लेवल के ब्लॉकेज पर किस कंडीशन में हमें स्टेंट करना चाहिए, कहाँ सिर्फ बलून करके काम चलाया जा सकता है और कहाँ स्टेंट करना प्रेफर किया जाता है, स्टेंट का एडवांटेजेस क्या है, एंजियोप्लास्टी के लिए कट ऑफ प्रोसीजर का क्या है, उस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग और क्लिनिकली यूज़फुल है, बहुत ही छोटा और प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसलिए आई वुड एक्सपेक्ट कि आप इस टॉपिक को एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का क्लिनिकली यूज़फुल कंटेंट जब भी हम आपके लिए लाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और प्लस आपके सब्सक्राइब करने से हमें चैनल पर इस तरह के कंटेंट को पोस्ट करने के लिए मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं आज के टॉपिक के बारे में। बेसिकली एंजियोप्लास्टी क्या है। अगर किसी की नली में या हार्ट की नली में कोई ब्लॉकेज या रुकावट या व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो उसको हटाने की प्रक्रिया को टेक्निकल भाषा में एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम हाथ या पाँव की नली से एक कैथेटर, एक वायर पास करते हैं, एक कैथेटर के जरिए जो कि हार्ट की नली को अक्रॉस जाता है, उसमें एक बलून लेके जाते हैं, बलून से जगह डायलेट करते हैं और उसके बाद हम वहाँ पे एक स्टेंट कर देते हैं। बेसिकली बलून और स्टेंट में फ़र्क ये है कि बलून एक इलास्टिक या रबर का बना हुआ PTFE का बना हुआ मटेरियल होता है जिससे हम जगह को डायलेट कर सकते हैं, लेकिन बलून हम वहाँ पर छोड़ नहीं सकते, बलून को हमें निकालना पड़ता है। पर क्योंकि नली इलास्टिक की होती है, कचरा हम एक बार भले हम साइड पे कर दे, लेकिन नली इलास्टिक की होती है तो उस जगह पे कचरा मेंटेन नहीं रहेगा, थोड़ी टाइम के बाद वो वापस से दब सकती है या वापस से नली बंद हो सकती है। ये इलास्टिक रिकॉइल की वजह से होता है। तो ऐसे केसेस में ज़रूरी होता है कि हम वहाँ पे एक स्टेंट लगा दें। स्टेंट बेसिकली एक मेटल की पतली जाली, एक स्कैफोल्ड होता है जिसको में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम वहाँ पे अगर लगा देते हैं तो उसमें वो नली को वापस दबने नहीं देता, कचरे को वापस बीच में आने नहीं देता, प्लाक को वापस बीच में आने नहीं देता और नली का शेप मेंटेन रहता है, ब्लॉकेज खुला रहता है और ब्लड का फ्लो अनइंटरप्टेड नली के थ्रू जाता रहता है। तो बेसिकली स्टेंट करने का पर्पज़ ये रहता है कि वो नली को वापस बंद होने नहीं देता। आजकल ज़्यादातर सब जगह रिकमेंडेशन ये है कि अगर एंजियोप्लास्टी में किसी को अगर ब्लॉकेज हो तो सब केस में स्टेंट करना चाहिए, सिर्फ बलून पर नहीं छोड़ना चाहिए। अनलेस कोई टेक्निकल कारणों से बलून करना कंपलसरी है, स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि नली कुछ कारणों से या तो नली का साइज़ बहुत पतला है जहाँ स्टेंट जा नहीं सकता, या बहुत चौड़ा है कि जिस साइज़ का स्टेंट नहीं आता, जिसे एक्टैटिक या अन्यूरिज्मल वेसल्स बोलते हैं कि नली इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि स्टेंट वहाँ पे दीवार से चिपक नहीं जाएगा, हवा में लटक जाएगा, अपनी जगह से खिसक जाएगा। तो एक्टैटिक वेसल्स में या बहुत पतली वेसल्स में नहीं करना चाहिए। मल्टी वेसल डिजीज़ में जहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस और बाईपास के लिए भेजना हो, अक्यूट हार्ट अटैक के टाइम पे वहाँ पे सिर्फ बलून करके छोड़ के बाद में बाईपास के लिए भेजा जा सकता है पेशेंट को। या पेशेंट को अगर कोई कारण से ऐसा है कि वहाँ पे स्टेंट पॉसिबल नहीं है, टेक्निकल कारण से आप स्टेंट वहाँ नहीं पहुँचा सकते, या कोई कारण से स्टेंट की ज़रूरत ही नहीं है, नली में सिर्फ क्लॉट है, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है, सिर्फ क्लॉट है जिसको अपन गला के या दबा के काम चला सकते हैं, तो वैसे केस में हम स्टेंट नहीं करते। या बहुत यंग पेशेंट्स में कई बार हम लोग स्टेंटिंग अवॉइड करते हैं, जिनकी एज बहुत ज़्यादा कम होती है, 15-20 साल 25 साल तक का पेशेंट होता है, तो हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में स्टेंट करना चाहिए। सिर्फ बलून के केस में करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आता, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। सिंपल बलून एंजियोप्लास्टी करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस एक वर्ष में 25 से 40% तक जाता है, और अगर हम स्टेंट करते हैं तो रीब्लॉकेज का चांस मेडिकेटेड स्टेंट में 5 से 7% के आसपास रहता है। 1% स्टेंट में सडन क्लॉटिंग का रिस्क रहता है। सादा या नॉन मेडिकेटेड स्टेंट अगर यूज़ करते हैं तो उसमें रीब्लॉकेज का चांस 25% होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्टेंट करते हैं तो अंदर के एंडोथेलियम की लेयर डैमेज हो जाती है, तो एक रूज बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ रीब्लॉकेज आ जाता है। और केमिकल कोटेड स्टेंट में एक केमिकल की कोटिंग रहती है जो कि रीब्लॉकेज को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से वहाँ रीब्लॉकेज नहीं आता है। तो ये है बेसिकली स्टेंट का कॉन्सेप्ट कि बलून एंजियोप्लास्टी से ये इसलिए बेटर है। अब बात करते हैं किस लेवल पर स्टेंट करना चाहिए। बेसिकली अगर व्यक्ति को किसी मेन नली में 70% से ज़्यादा का ब्लॉकेज है, या लेफ्ट मेन वाली नली में 50% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, लेफ्ट मेन यानी हार्ट की मेन नली जिसके दो ब्रांचेस आगे की और पीछे की दीवार की नली डिवाइड होती है, लेफ्ट एंटर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स वेसल उससे डिवाइड होती है, वो नली में क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया सप्लाई करती है और दोनों मेन लेफ्ट साइड की नलियाँ उससे निकलती है, इसलिए उसमें 50% का कट ऑफ है, बाकी सब नलियों में 70% का कट ऑफ है। पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि पेशेंट को सिम्टम्स होने चाहिए। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप थोड़े टाइम तक दवा पर वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ब्लॉकेज है, 90-95% का ब्लॉकेज है, नली का फ्लो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, वैसे पेशेंट में अगर कम सिम्टम भी हो तो कई बार हमें ब्लॉकेज में ट्रीटमेंट करना पड़ता है।
70-60% से आसपास का ब्लॉकेज है जहाँ पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है और हमें अगर असेसमेंट करना है कि ब्लॉकेज में ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है तो एक है या नहीं, वो असेसमेंट करने के लिए FFR करके टेक्निक होता है। उसमें बेसिकली हम प्रेशर का एक वायर ब्लॉकेज के अक्रॉस पास करते हैं और ब्लॉकेज के आगे और पीछे के पोर्शन में प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है नॉर्मल कंडीशन में और हाई क्वांटिटी में वैसोडायलेटर नली को पोला करने की दवा देने के बाद कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है। और वहाँ पे अगर हमें लगता है कि प्रेशर ग्रेडियंट सिग्निफिकेंट है यानी ब्लॉकेज सिग्निफिकेंट है तो ही स्टेंट करना चाहिए। FFR में एक कट ऑफ की वैल्यू आ जाती है जिसमें से कम अगर हो वैल्यू तो उसको स्टेंट करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अगर किसी को 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज हो और सिम्टम्स हो तो स्टेंट करना चाहिए, 70% से कम हो लेफ्ट मेन के सिवाय कोई और नली में तो नहीं करना चाहिए। या अगर FFR पॉजिटिव हो या बहुत क्रिटिकल ब्लॉकेज हो, 90-95% से ज़्यादा का ब्लॉकेज हो और वो ब्लॉकेज पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है, खतरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, पेशेंट को सिम्टम्स हो तो ट्रीटमेंट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक कल्प्रिट वेसल एंजियोप्लास्टी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जिस व्यक्ति को जिस नली में हार्ट अटैक आया होता है उस नली में अगर 70-80% से ज़्यादा का ब्लॉकेज होता है तो स्टेंट करते हैं। ऐसे टाइम पे हम बाकी नलियों को यूजली अगर उसमें अनलेस बिल्कुल ही 90-95% के आसपास का ब्लॉकेज ना हो तो यूजली हम ऐसी नलियों में ट्रीटमेंट अवॉइड करते हैं। इसे कल्प्रिट वेसल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ ने शो किया है कि बाकी नलियों को उस टाइम पे छेड़ने से कई बार नुकसान होता है। ज़्यादा क्रिटिकल ब्लॉकेजेस अगर ना हो तो उसमें करने से कई बार पेशेंट की कंडीशन बिगड़ भी सकती है। बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि स्टेंट बेसिकली एक मेटल है जो कि बॉडी को एक्सेप्ट हो नहीं हो करने के बाद ही पता चलता है, तो उसमें रिएक्शन होने का 1-2% चांस होता है। तो ऐसे केस में अगर आप मल्टीपल नलियों में मल्टीपल स्टेंट्स अगर डाल देते तो उसमें कोई भी स्टेंट में अगर तकलीफ आती है तो सारे स्टेंट एक साथ दिक्कत दे सकते हैं, सारे स्टेंट एक साथ बंद हो सकते हैं। तो इस तरह से पेशेंट में प्रॉब्लम आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में आपको यूजली एडवाइजेबल ये रहता है कि एक नली में स्टेंट कर दे और बाकी नली के लिए वेट वॉच करें। अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है तो आप 6 महीने से 1 साल 2 साल तक भी वेट कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स हैं और ट्रेडमिल पॉजिटिव आ रहा है या पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो दूसरी नली का एंजियोप्लास्टी कुछ डॉक्टर्स 10-15 दिन के बाद भी करते हैं, कुछ डॉक्टर्स 2 दिन के बाद भी करते हैं। मैं यूजली 6 मंथ्स to 1 ईयर वेट करना प्रेफर करता हूँ। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो हम यूजली 1-2 साल बाद ही दूसरी नली को करते हैं। अगर पेशेंट को बहुत टाइट ब्लॉकेज है या बहुत सीवियर ब्लॉकेज है या चलने फिरने में बहुत सांस फूल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स है या TMT स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रहा है ट्रेडमिल टेस्ट, तो फिर हमें वो दूसरी नली का एंजियोप्लास्टी कर देना चाहिए। या बहुत क्रिटिकल जगह पे ब्लॉकेज है तो कर देना चाहिए। अदरवाइज यूजली हम दूसरी नली के लिए थोड़ा टाइम वेट कर सकते हैं। नॉन कल्प्रिट वेसल के लिए यूजली वेट करने में इतना दिक्कत नहीं आता। टचवुड अभी तक इतने सालों में कोई भी ऐसा केस मुझे खास नहीं मिला है जिसमें वेट करने की वजह से हमें सडन हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा और पेशेंट की कंडीशन बहुत बिगड़ गई हो और बाद में कभी पछताना पड़ा हो। ऐसा इतने साल में कभी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं यूजली ये फॉलो करता हूँ कि दूसरी नली को थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। अलग अलग डॉक्टर्स की इसमें अलग अलग प्रैक्टिस हो सकती है, कोई उसमें जल्दी करता है, कोई उसमें लेट करता है। वो पूरी तरह से गलत नहीं है, पर उसमें स्टेज करके प्रोसीजर को करने से क्या होता है, पेशेंट का सेफ्टी बढ़ जाता है। और प्लस पिछले एंजियोप्लास्टी का हम रिजल्ट भी एक तरह से देख सकते हैं कि पिछली बार जो हमने स्टेंट किया था उसमें कोई रीब्लॉकेज तो नहीं है। अगर पेशेंट की बॉडी ऐसी कोई स्टेंट सूट नहीं हो रहा है, बार बार उसको रीब्लॉकेज आ रहा है, तो वैसे केस में हर नली में स्टेंट करने का मतलब नहीं है। वैसे में उसको डायरेक्ट बाईपास के लिए भेज देना बेटर रहता है। अननेसेसरी पेशेंट का खर्चा भी ज़्यादा होता है, रिस्क भी बढ़ जाता है। तो वैसे केसेस में क्या है, एक स्टेंट का रिजल्ट 6 मंथ्स के बाद देख के उसके बाद दूसरी नली को स्टेंट करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टेंट में ज़्यादातर जो भी रीब्लॉकेज आता है पहले 6 महीने में ही आता है, नहीं तो यूजली नहीं आता है। यूजली एंजियोप्लास्टी के लिए एज कट ऑफ की बात करेंगे। यूजली अगर एंजियोप्लास्टी अगर बहुत यंग पेशेंट है, अगर उसको हार्ट अटैक नहीं है तो हम अवॉइड करते हैं। बहुत एल्डरली पेशेंट में कर तो सकते हैं, पर बियॉन्ड 75-80 एज के बाद, क्योंकि पेशेंट्स को उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता अगर हार्ट अटैक कंडीशन नहीं हो। और प्लस कुछ टेक्निकल कारणों से भी नली में कैल्शियम अगर उम्र में ज़्यादा हो जाता है तो उम्र दराज पेशेंट में भी कई बार हम एंजियोप्लास्टी अवॉइड करते हैं। अगर ज़रूरत होता है, मजबूरी होती है, कंडीशन बिगड़ रही होती है तो करते हैं। पेशेंट का सिम्टम्स का भी एक कट ऑफ रहता है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स हो और चलने फिरने में सांस फूल रही हो, क्लास 2 क्लास 3 सिम्टम्स हो, ज़रा भी चलने फिरने में सांस फूल रही हो, वो दवा से रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। स्टेबल पेशेंट में जहाँ पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है वहाँ एंजियोप्लास्टी करने का भी उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, अनलेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जगह पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ब्लॉकेज हो। पर ये कॉन्सेप्ट स्टेबल एंजाइना के लिए एप्लीकेबल है, अनस्टेबल पेशेंट के लिए नहीं है। अगर पेशेंट का प्लाक स्टेबल है
क्रॉनिक ब्लॉकेज है, पुराना ब्लॉकेज है, कोई तकलीफ नहीं है, तो वहाँ पे हम वेट एंड वॉच करते हैं। दवाइयों पर रखने में उसमें पेशेंट में कोई नुकसान नहीं है। पर जहाँ ब्लॉक अनस्टेबल है, उसका प्लाक ऊपर का मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है, डैमेज हो गया और वहाँ पे क्लॉटिंग का चांस बहुत ज़्यादा है, पेशेंट का कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव है, पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, उसे अनस्टेबल एंजाइना या NSTMI सिचुएशन बोलते हैं, वहाँ पे ये कट ऑफ इतना एप्लीकेबल नहीं है। और वहाँ पे पेशेंट को अगर हम वेट करते हैं या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो जान का खतरा ज़्यादा हो सकता है। तो वैसे केस में ट्रीटमेंट का कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, उसमें जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि बलून एंजियोप्लास्टी और स्टेंट में क्या डिफरेंस है, कहाँ बलून प्रीफर करते हैं, कहाँ स्टेंट प्रीफर करते हैं, स्टेंट का एडवांटेजेस क्या है, दवा और सादे स्टेंट में क्या डिफरेंस है, एंजियोप्लास्टी का कट ऑफ क्या है ब्लॉकेज के टर्म्स में, एज के टर्म्स में और सिम्टम्स के टर्म्स में क्या कट ऑफ है, कब पेशेंट को एंजियोप्लास्टी करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, उस बारे में बात की। आई होप कि ये टॉपिक आपके लिए क्लिनिकली यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। मेरे चैनल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिकली यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली एक्सेसिबल करते हैं, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको यूजुअली बिना माता पच्ची के मिल जाए। नॉर्मली लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर्स के पास, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास और गूगल के चक्कर काटने पड़ते हैं। डॉक्टर से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी पड़ती होती है, क्योंकि डॉक्टर्स टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सब चीज़ नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कई बार आधी सही आधी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। ऐसा गूगल के साथ भी होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किन आर्टिकल्स को पढ़ने से फ़ायदा है और किन को नहीं, तो इसलिए आप कई बार गलत इन्फॉर्मेशन उससे लेके आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली एक्सेसिबल हो, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना ना पड़े और अपने फ्रेंड्स और पेशेंट्स को आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकें, बीमारी को समझ सकें। यदि आपको हमारा चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको लिंक को उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई और टॉपिक पर हमें वीडियोज़ करने चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में हमें बताइए, ताकि फ्यूचर में हम उन टॉपिक्स को कवर कर सकें। सो दिस इज़ डॉक्टर नवीन अग्रवाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे टॉपिक को पूरा देखा, और उससे आई होप कि आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और स्टेंट रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझने में मदद मिली होगी कि किस लेवल पर लोगों को स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, उसको समझने में आपको थोड़ी मदद मिली होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहे और उसके लिए हमें मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती रहे। थैंक यू।